हमारी ज़िंदगी का एक अलग सा ढंग होता है, अजीब सा ढांचा होता है। तो आज की इस इंटीमेट सिटिंग में मैं एक न्यूज़ आइटम शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न पर और लाइफ की जो हमारी सारी गतिविधियां हैं उन पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालता है, उनको डिस्क्राइब करता है। तो उस पर फिर हम लोग आगे आज एक्सप्लोर करते हैं। कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैंने आज ही पढ़ा, मछलियां जो होती हैं उनकी एक पैरासाइट होता है, परजीवी पैरासाइट। पैरासाइट बहुत छोटा सा जैसे कोई जीव है, तो वो मछलियों की आँख में चला जाता है, उनकी पुतलियों में चला जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब वो पैरासाइट उसकी आँख में होता है तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, यानी कि जो परजीवी है पैरासाइट, वो अपनी नीड्स के हिसाब से मछलियों के व्यवहार को कंट्रोल करता है। जैसे कि जब वो बहुत छोटा होता है तो जो फिशेज होती हैं वो बहुत सुस्त होती हैं, बहुत लेथार्जिक होती हैं, वो कम तैरती हैं, तलहटी में पड़ी रहती हैं। और जो समुद्र के वो जीव होते हैं जो मछलियों को खा जाते हैं, जो उनके हिंस जीव हैं समुद्र के, उनसे बची रहती हैं। फिर ये परजीवी पैरासाइट्स जब बड़े होते हैं थोड़े, तो वो मछलियों के व्यवहार को कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं, उनको उकसाते हैं, यानी कि उनके इंटरनल नर्वस सिस्टम को उकसाते हैं, जिससे वो उन जीवों के सामने पड़ने लगती हैं जो मछलियों का शिकार करते हैं, तो उनको खा जाते हैं। इससे होता क्या है कि वो जो पैरासाइट्स हैं उनको नई जिंदगी मिल जाती है, उनको नई लाइफ मिल जाती है। वो मछलियों को खाने वाले जीवों के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि उन पैरासाइट्स का जो नाम दिया था वो था डिप्लोस्टोमम स्यूडोस्पैथेसियम नाम का। नाम भी कितना खतरनाक है, मछलियों का कैलिबर नहीं इस नाम को समझने का। और फिर कहते हैं कि इस पैरासाइट्स के लाइफ के 3 साइकिल होते हैं, स्यूडोस्पैथेसियम नाम के इस पैरासाइट्स के। ये जो बर्ड्स होती हैं, मछलियाँ जो चिड़िया होती हैं बर्ड्स, उनके पेट में मेटिंग करते हैं। पैरासाइट्स को हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतना छोटा होता है, लेकिन ये पक्षियों के पेट में मेटिंग करते हैं और उनके पेट में अंडे देते हैं। वो अंडे पक्षियों के बीट में चले जाते हैं, उनके मल में। और समुद्र के आसपास उड़ने वाले जो पक्षी बीट करते हैं, उनका जो मल गिरता है समुद्र में, उससे निकलकर ये अंडे पानी में चले जाते हैं, पानी से घोंघों में चले जाते हैं। घोंघे समझते हैं ना, जो हाँ स्नेल, उनमें चले जाते हैं और उनसे निकलकर फिर पानी में आते हैं। तब इनका मछलियाँ एक नया घर बनती हैं और मछलियों के अंदर जाते ही वो उनकी आँखों में चले जाते हैं। आँखों में जाकर फिर वो उनका बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। बड़े होते हैं तो फिर उनको शिकार करवा देते हैं। तो पूरा ये साइकिल एक चलता रहता है। फिर इसके साथ एक और रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि चूहों में भी एक पैरासाइट पाया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। और चूहों की रिसर्च हमारे ह्यूमन बिहेवियर से बहुत मिलती है। सारा साइकोलॉजी का सारा सिनेरियो चूहों पे पहले रिसर्च करता है, तो चूहों का बिहेवियर। तो मैंने जब न्यूज़ पढ़ी तो मुझे ताज्जुब हुआ कि कहीं हम लोग भी तो उन चूहों की तरह नहीं हैं। तो कहते हैं कि चूहों में पैरासाइट जो पाया जाता है उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये जब चूहों में जाता है, इससे इन्फेक्ट होती हैं जब चूहे, तो चूहों में बिल्लियों का डर खत्म हो जाता है। चूहे बिल्लियों से डरते नहीं हैं। और जब चूहे बिल्लियों से नहीं डरते हैं तो परिणाम सीधा है कि क्या होता है उनका
लेकिन इससे उस पैरासाइट को क्या फायदा होता है, वो बिल्ली के अंदर चला जाता है, बिल्ली के पेट में, और कहते हैं कि उस पैरासाइट का जो रिप्रोडक्शन है उसका सबसे अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट बिल्ली के अंदर होता है। तो इसका साइकिल चूहे बिल्ली के ऐसे ऐसे घूमता है। रिसर्च थी ये। मैंने सोचा कि चूहे को तो पता ही नहीं, मछलियों को भी नहीं पता, हम लोग भी फियरलेस होना चाहते हैं, फियर से बचना चाहते हैं। तो कभी कभी अगर आप बहुत फियरलेस हो रहे हैं तो ये डाउट भी हो सकता है कहीं कोई किसी खास किस्म का पैरासाइट तो आपको फियरलेस नहीं बना रहा है। उसका परिणाम बहुत सारे लोग भोगते भी हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में मुझे लगता है ये पैरासाइट की जो रेंज है ये बहुत बड़ी हो सकती है। वो तो जीव हो गया जो शरीर को इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन लाइफ में जो बाहर से बहुत सारे थॉट फॉर्म, इमोशनल फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, बहुत सारी रेंज हो सकती है। तो एक व्यक्ति के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि जो वो कर रहा है क्या वो खुद कर रहा है या वो कहीं से और गवर्न्ड है। अब मछलियां सुस्त हैं, उनके माँ बाप अगर उन सुस्त बच्चों को समझाएं कि कुछ एक्टिव हो, काम करो, खेलो, अब वो नहीं कर रहे हैं। उनकी काउंसलिंग कराएं, उन पे तो असर ही नहीं पड़ना, वो तो पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं। तो हमारे बच्चों का भी यही हाल हो सकता है कि वो किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हैं, आउटर पैरासाइट इन एनी फॉर्म, और आपकी कोई सलाह या कोई समझ वहाँ पर काम आने वाली नहीं। इसी तरह से हमारी इमोशनल रेंज बहुत सारी, भय की हो, घृणा की हो, प्रेम की हो, ईर्ष्या की हो, सचमुच में हमारी है या ये कहीं और से आ रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस न्यूज आइटम को पढ़कर मुझे च्वांगचू का भी ख्याल आया। च्वांगचू लाओत्जू के डिसाइपल थे, लाओत्जू द ग्रेट मास्टर, जिन्होंने ताओ धर्म की शुरुआत की चीन में। च्वांगचू बहुत ही सरल किस्म के मास्टर थे। बड़ी ही प्रसिद्ध घटना है। ये न्यूज आइटम पढ़ के मुझे वो घटना एक बार फिर याद आई। कहते एक दिन च्वांगचू बहुत चिंता में बैठे थे अपनी कॉटेज के बाहर, तो उनके शिष्यों ने उनको कभी वैसे देखा नहीं था। च्वांगचू हमेशा ब्लिसफुल, प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति, उस दिन बड़ी चिंता में। शिष्यों ने पूछा हुआ क्या? च्वांगचू ने कहा कि एक सपना देखा है और उस सपने से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। शिष्यों ने कहा आप तो कहते हैं ये संसार सपना है और आप सपने से परेशान हैं, ये कैसी बात है? च्वांगचू ने कहा नहीं, सपना बड़ा टेढ़ा है, उसने मुझे उलझन में डाल दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। शिष्यों ने कहा अच्छा भाई क्या देखा ऐसा? च्वांगचू ने कहा रात में मैंने देखा कि मैं तितली हो गया हूं। सपने में मैं इधर उधर उड़ रहा हूं, घूम रहा हूं, मैं तितली हो गया हूं, कहीं इस पुल पर बैठता हूं, कहीं उस पुल पर बैठता हूं और बहुत एंजॉय कर रहा हूं। तो शिष्यों ने कहा तो अच्छी बात है, इसमें समस्या क्या है? अरे समस्या बहुत बड़ी है। अब मेरे सामने प्रश्न ये है कि जो च्वांगचू बैठा है कहीं तितली सपना तो नहीं देख रही है कि वो च्वांगचू हो गई है? क्योंकि जब मैं तितली हुआ था तो मैं पूरी तरह तितली ही था, उस समय च्वांगचू नहीं था। और आज जिसे मैं च्वांगचू समझ रहा हूं, कहीं ये तितली तो नहीं है जो समझ रही है कि ये च्वांगचू हो गई। उलझन बड़ी है। तो इस न्यूज आइटम को पढ़कर मुझे वही उलझन समझ में आई कि सचमुच में क्या क्या है, ये बड़ा मुश्किल मसला है। सारे ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल कर रहा है। वो भी है। पूरी तरीके से उनका बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है इससे। हाँ, सोशल मीडिया तो एक पैरासाइट आ ही गया है। और
बहुत सारी चीज़ें उससे लोगों की ज़िंदगी की प्रभावित हो रही हैं। और वैसे भी देखा जाए आज हमको सोशल मीडिया बहुत ज़ोर शोर से दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं या पुरानी किताबें रही हैं, सब काम तो वही करते रहे हैं। घुमा फिराकर काम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने का ही है। हमारे धर्म वही काम करते रहे हैं अलग अलग रूपों में। व्यक्ति को एक खास किस्म की बिहेवियरल कंडीशनिंग दे दी जाए तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। वो उन्हीं चीज़ों को सही और गलत मानने लगता है, उन्हीं पर जीने और मरने लगता है, एक वर्चुअल लाइफ जीने लगता है जो रियल एक्चुअल लाइफ नहीं है, लेकिन वो एक काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। सोशल मीडिया इस मामले में मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है और बड़े राइट टाइम पर आया है। ये राइट टाइम पर इसलिए आया है कि लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत मात्रा में इधर बढ़ रही थी और ये एक स्यूडो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। लेकिन लोग अगर कॉन्शियसली सजगता से उसमें जाएंगे तो जल्दी ही डिसइल्यूजन्ड भी होंगे। स्पीड वाली चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, जो चीज़ें तेज़ी से चलें वो जल्दी ही डिसइल्यूजन करती हैं, टाइम बचता है, लोग आगे जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं उसको बुरा नहीं मानता। पहले जैसे रिलीजियस कंडीशनिंग थी, वो भी एफबी से कहीं बहुत अलग नहीं थी, वैसी ही थी। उसके भी लाइक डिसलाइक सब कहीं और से कंट्रोल होते थे, लेकिन वो इतना धीमे धीमे चलती थी कि इंसान को पता भी नहीं चलता था कब वो पूरी तरह से उससे बीमार हो गया। तो अच्छा है बीमारी जल्दी पता चले, जल्दी डिसइल्यूजन्ड हो। जब कैमरा नहीं था तो एक अलग किस्म की समस्या थी, फिर कैमरा आया तो नई किस्म की समस्या आई। लोगों को लगता था बहुत अच्छी फ़ोटो खिंचवाएं। अब हमारे हाथ में कैमरा आ गया, अच्छा सेल फोन में सेल्फी कैमरे भी आ गए। सेल्फी कैमरा क्यों आया? वो डिजायर थी उन लोगों की जिनकी कोई फ़ोटो खींचता नहीं और वो शर्म भी लगती थी बार बार किससे कहें। उनका मन तो होता था बार बार फ़ोटो खींचे मेरी, और मेरी फ़ोटो भी किसी स्टार की तरह आए। अब उनको ये नहीं पता होता है कि स्टार की फ़ोटो कितनी कंट्रोल्ड कंडीशंस में खींची जाती है, उसमें लाइट और इफेक्ट का कितना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है और उस पर एडिटिंग कितनी होती है, वो तो लोगों को नहीं पता। तो पहले भी लोग कोशिश करते थे, जब रील वाला कैमरा होता था 36 स्नैप होते थे तो कोशिश करते थे बिल्कुल इसमें कुछ कमाल का निकाल लें, लेकिन नहीं निकलता था, निराश होते थे। क्योंकि एक तो उनको कैमरे की टेक्नोलॉजी नहीं पता, फिर उनको लाइट कंडीशंस नहीं पता, एडिटिंग नहीं पता। आज हमारे सेल फोन के गैजेट ने हमको इजी एडिटिंग के ऐप्स भी दे दिए, एडिटिंग भी हम मतलब भर की कर लेते हैं। 50 तरह के मुंह बना के हम दिन में 50 फोटो भी खींच सकते हैं। तो साइकोलॉजी में उसमें एक बीमारी आ गई, सेल्फाइटिस, दर्ज हो गई, सीरियसली दर्ज हो गई है वो बीमारी सेल्फाइटिस। यानी कि वो कहते हैं अगर कोई इंसान दिन भर में 5 से ज़्यादा सेल्फी खींचता है और अपलोड करता है तो वो पेशेंट हो चुका है। फिर ये बढ़ेगा, 6, 7, 8, 10 और 15-20 वाला तो एक्यूट हो गया है। इसके नर्वस ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत हैं। ये नार्सिसिज्म है। नार्सिसिज्म जानते हैं? नार्सिसिस्ट एक सिंड्रोम होता है, नार्सिसिज्म, जो आत्ममुग्ध, हिंदी में उसके लिए वर्ड निकालेंगे आत्ममुग्ध। व्यक्ति अपने को देखकर ही मुग्ध है। नार्सिसस एक रोमन कैरेक्टर था, एक कहते हैं। तो नार्सिसस एक युवा व्यक्ति था, रोमन कैरेक्टर है, तो लोग उसको बहुत हैंडसम मानते थे। लड़का था, वो भी अपनी सुंदरता पर बहुत मुग्ध था। तो एक बार वो कहते हैं एक झील के किनारे गया, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, उसने झांक कर देखा, उसमें चेहरा दिखा, सेल्फी, और वो मुग्ध हो गया। उसको लगा कितना खूबसूरत है, और वो बैठकर देखने लगा, अपना ही चेहरा देखता गया, खाना पीना भूल गया, किनारे बैठा रहा झील के, और कहते हैं कि वो भूखा प्यासा वहीं पर मर गया देखते देखते। नार्सिसस, तो उससे ये टर्म ईजाद हुआ नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट।
यानी कि जो लोग इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि अपने को देखकर सब कुछ भूल जाएं, या वो अपने आगे पूरी दुनिया को भूल जाना चाहें, या वो ये सोचें कि दुनिया केवल उनको याद रखे और सबको भूल जाए, तो वो नार्सिसिस्ट है। लेकिन ये बीमारी है। सुंदरता तो एक फिनोमेना है, वो फील है, वो स्ट्रक्चर में नहीं है, वो हमारे स्टाइल में नहीं है, वो बॉडी के हमारे किसी भी कर्व या कलर में नहीं है। सुंदरता तो हमारी बीइंग से निकलती है। तो उस तक पहुंचना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो न्यू एज की ये बीमारियां हैं, लोग इनसे परेशान होते हैं, लेकिन मैं इनका वेलकम करता हूं। मुझे लगता है चीजें जल्दी हो रही हैं, स्पीड हो रही है। स्पीड हो रही है तो जल्दी टूटेंगी, जल्दी लोग आगे निकलेंगे। समझदार होगा वो जल्दी निकल जाएगा, जो कम समझदार होगा वो ठोकर खाके थोड़ा परेशान होके उस बीमारी का शिकार होकर निकले। बट इट्स गुड इन एनी वे। तो ये चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, बात जो उठाई वो इंटरेस्टिंग ये है कि चूहा और मछली, चूंकि इनके पास एक माइंड का रिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनका पैरासाइट जो है वो फिजिकल ही है। लेकिन ह्यूमन जो है उसके पास एक रिफाइंड माइंड स्ट्रक्चर भी है, तो उसका पैरासाइट मेंटल भी है। उसका पैरासाइट फिजिकल भी होगा, उसका पैरासाइट मेंटल भी होगा। बहुत तरह से वो पकड़ा जाएगा, उसका बॉडी माइंड जो है वो अलग अलग तरह से कैप्चर किया जाएगा। इसलिए उसका काम, उसका चैलेंज बहुत बड़ा है और उसकी अवेयरनेस बहुत बड़ी है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जिसको हम कहते हैं, और भारत जिस अध्यात्म को जानता रहा है, वो इस पैरासाइट फेनोमेना से पूरी तरह मुक्त होने का नाम है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और रिलीजियस। अगर हम एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो कोई टीचिंग नहीं है, वो साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। भारत में हमने उसी की बात करी। लेकिन जब रिलीजन पैदा होता है तो कल्ट पैदा होता है, कल्ट के नीति नियम बनते हैं और वो हमको खास तरह से ढालना चाहते हैं। उस ढालने का मकसद वही है, पैरासाइट हमारा कोई इस्तेमाल करना चाहता है। फिर जो उसको ब्रेक करके आइडियोलॉजी निकली अतीत में, वो भी इंटरेस्टिंग है कि रिलीजन को ब्रेक करके कोई मॉडर्न आइडियोलॉजी निकली, वो एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर और कंडीशनिंग पैदा करती है। अगर इधर से हम हटते हैं तो दूसरे किस्म के स्ट्रक्चर में पकड़े जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने देखा कि हाँ, रिलीजन तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, वो ओपियम का काम कर रहा है, तो उसने अपना काम कर डाला। लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जहां उसकी आइडियोलॉजी की सारी कंडीशनिंग बन गई। फिर वो एक मोटी आइडियोलॉजी थी, फिर बहुत सारी सब आइडियोलॉजीज हैं, छोटी छोटी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत तरह से ट्रैप है हमारे अंदर। सोशल मीडिया ने जो बुराई के साथ अच्छाई करी है, हमको सारी चीज़ों के लिए ओपन कर दिया है, खोल दिया है। यानी कि कोई अब उस तरह से नियंत्रित करे हमको, ये मुश्किल हो गया है। तो इससे जो रिलीजियस और ऑर्गेनाइजेशनल लोग थे वो थोड़े घबराए हुए भी हैं। वो उसकी बुराई अलग तरह से करते हैं, क्योंकि अब वन मैन कंट्रोल करना मुश्किल है। अब तो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वो बिल्कुल आपके शॉपिंग मॉल की तरह है या किसी खुली हुई सड़क की तरह है, जहाँ कोई भी अपना विचार रख सकता है। आज़ादी है आपके पास, तो विचार टूट सकते हैं। आज़ादी उसको अनुभव किया जा सकता है। आम व्यक्ति भी अपने अंदर का कोई विचार एक्सप्रेस कर सकता है, जिसकी आज़ादी पहले नहीं थी। आप सोचें भी तो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आप बात कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसको 100,000 लोगों तक ले जाना आपके लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए आपके पास बहुत संसाधन होने चाहिए थे। आज बिना किसी संसाधन के आप, जितना आप क्रिएटिव हैं, 100,000 लाख लोगों तक अपनी बात ले जा सकते हैं। तो इस सिनेरियो से जो मैं महसूस करता हूँ, बहुत सारे कल्टिस्ट लोग हैं जो लोगों के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं।
क्योंकि आप अपनी बात कह सकते हैं और हो सकता है किसी को अपील कर जाए, किसी को समझ में आ जाए। पहले का वक्त था, कोई अगर सही समझदारी की बात करे तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाए। अब ऐसा संभव नहीं रह गया। इस सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग देखिए महिलाओं ने उठाया है, वो उठा रही हैं। उनको कोई बोलने नहीं देता था, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। घरों में जो महिलाएं हैं उनको तो कोई सुनता ही नहीं था। आज उनके पास कम से कम अपनी बात कहने का मौका है। आड़ी तिरछी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है नहीं है, लेकिन वो कह सकते हैं अपनी बात। तो इसलिए इस ओपन एटमॉस्फेयर से किसी का सीधा सीधा कंट्रोल किसी के ऊपर करना मुश्किल होता जाएगा, डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा। बातें करने को है और देखिए जो आखिरी बात कहा आपने, वो तो अपने ऊपर है। जो उस पर जाना चाहता है जाए तो रहे उसके साथ, जो नहीं चाहता वो अलग रहे उससे। बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा है। ये आज़ादी तो व्यक्ति के पास हमेशा से रही है कि कौन किस धारा में बहना चाहता है और कौन किस धारा में बहना नहीं चाहता। तो बिल्कुल ठीक है, और ये दिन प्रतिदिन आज़ादी बढ़ेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक खास किस्म की कंडीशनिंग में बच्चा पैदा हुआ, परिवार उसको उसी में ढाल देता था। विचार बहुत कम थे लोगों के ऊपर। जो बाहर से आई हुई जो परतें थीं, इंफॉर्मेशन की लेयर्स थी, वो कम आती थी। आज तो सारी लेयर्स आ रही हैं, तो आप उसको ठीक ठीक अपने विचार में ढाल पाएंगे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है। वो कैसे ढलेगा नहीं ढलेगा वो निर्णय करेगा। तो बच्चे आजकल रिबेलियस ज़्यादा हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। उदाहरण से जो आपने प्रश्न उठाया है समझ में, वो है who am I का सवाल है। who am I? और ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, इसका खुद ही अपना ढूंढना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या। लेकिन जब से आपके पास आया हूँ आज शायद 6-7 साल हो गए, बहुत मैंने सीखा आपसे। आपने जो बातें कही गौरव के हमारे जो उनको पढ़ा उनको, मुझे लगता है कि 2 धाराएं हैं। एक जो है वो आध्यात्मिक कहेंगे आते हैं, एक इस तरह की धारा है, और एक जीवन धारा है जो कि लाइफ से चल रही है। जो जीवन धारा है वो अपने तरफ से बहना नहीं चाहती है, वो बहुत सी समस्याएं देखती है, क्योंकि इस मेरे बड़े हैं, वो कुछ और एक स्थायी स्टेबल चीज चाहती है। तो हम दौड़े दौड़े आप लोगों के पास आते हैं, इसीलिए कि जिस धारा में हम हैं ये हमको रख नहीं रहा है, कुछ कमी है जो हमको चाहिए, और वो आध्यात्मिक धारा की तरफ मुड़ते हैं तो उसको देखते हैं। अंततः मेरे ख्याल से जीवन का जो आइडेंटिटी का इशू यही अंत में आ जाता है। मेरे समझ में यही आता है कि आदमी आध्यात्मिक धारा में किस तरह से आगे बैठ जाए, और वहाँ बैठने से सब चीज़ें बदलने में बहुत फर्क। एग्जैक्टली, देखिए जो आप बात करें उसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति तलाश कर रहा है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि फंडामेंटल तो यही सर्च है, हु एम आई। दिस इज फंडामेंटल थिंग, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसकी तलाश। लेकिन ये कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, हु एम आई, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। फिर जो जीवन आम तौर से लोगों का है, जिसकी बात आप उठा रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं, व्यक्ति उस जीवन से किसी न किसी प्रकार से निराशा या कुंठा या अटकाव को अनुभव करके वो एक स्थायित्व की तलाश करना चाहता है, परमानेंसी चाहता है।
ज़्यादातर रिलीजन उसको प्रॉमिस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मिलेगी, तुम आओ तुमको मिलेगी परमानेंट ब्लिस, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल पीस, प्रॉमिस। फिर चूंकि जीवन हमेशा एक अज्ञात की तरफ चला जा रहा है तो व्यक्ति उसको ज्ञात बनाना चाहता है। जीवन हमेशा अनिश्चितता की तरफ जा रहा है, अनसर्टेनिटी की तरफ, तो उसको वो निश्चित और सर्टन बनाना चाहता है। तो उस पर भी जो सो कॉल्ड रिलीजन है वो प्रॉमिस करता है कि हाँ है, भविष्य है, प्रॉमिसेज हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हारी इन चीज़ों का परिणाम वो आएगा। यानी कि वो कहता है कि निश्चित है, ये अनिश्चित नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो वैसा वैसा हो जाएगा। सुनने में बात बिल्कुल ठीक लगती है। इस पर ही मुझे एक जीसस की घटना याद आती है। जीसस चूंकि अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल भारत में बिताकर गए अपनी तरफ, 13 से 30 साल के बीच का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और जो लोग जानते हैं मिस्टिक्स, वो जानते हैं कि जीसस इस दरमियान भारत में रहे और भगवान बुद्ध उस समय जा चुके थे, लेकिन जो उनकी टीचिंग्स की अलाइवनेस थी वो इतनी ज़्यादा मात्रा में भारत को प्रभावित किए हुए थी कि वो कई मॉनेस्ट्रीज में रहे, उस समय के कई लुमिनस मास्टर्स के पास रहे, उन्होंने सीखा, समझा, इम्बाइब किया और फिर वहाँ गए। वहाँ गए तब उन्होंने कुछ अलग अलग बातें शुरू कर दी। कई बार सोचे कि जीसस जैसा सीधा सादा आदमी, बड़ी सीधी सादी बातें करने वाला, लोग उससे इतना नाराज क्यों हो गए कि उसको सलीब पे लटका डाला। परेशानी, क्योंकि जो उनका रिलीजन प्रॉमिस कर रहा था, ये लड़का तो लड़का ही थे उस समय, 33 साल में तो सलीब पे लटका दिया। ये 30 साल 32 साल का लड़का अजीब अजीब बातें करता है। तो एक पॉपुलर स्टोरी जीसस बहुत बार कोट करते थे और वो थी एक मूलभूत सिद्धांत जो भारतीय सिद्धांत था और बुद्धा भी उसे टीच कर रहे थे, द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ इज अनसर्टेन। वो कहते थे कि जीवन ऐसा है, तो उसके लिए वो स्टोरीज सुनाते थे, क्योंकि वो जिन लोगों से बात कर रहे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको स्टोरीज बनानी पड़ती थी स्टोरीज के माध्यम से। तो जीसस एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी बार बार कहते थे कि एक मकान बन रहा था और जो मालिक था उसने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा था कि काम करने के लिए। कुछ मजदूर कारीगर सुबह 6 बजे आ गए, फिर कुछ 10 बजे आए, कुछ 12 बजे आए। उसने कहा था हमें बहुत लोग चाहिए और मेरे पास बहुत धन है, मैं सबको दूंगा, निश्चिंत रहें सब लोग, कोई कमी नहीं होगी किसी को मिलने में। तो लोग उस प्रॉमिस से चले आ रहे थे, यहाँ तक कि सूरज ढलने से कुछ पहले, आधा घंटा पहले भी कुछ मजदूर आ गए, उन्होंने भी 2-4 ईंटें इधर उधर रखी। सूरज ढला, दिए जलाए गए और जीसस कहते हैं मालिक आया अपना धन लेकर और उसने सबको बराबर बराबर सिक्के बांट दिए, बराबर बराबर सोने की मुद्राएं उसने सबको बांट दी। 6 बजे आए थे उनको भी उतना ही, जो शाम को आधे घंटे पहले आए थे उनको भी। और उसके बांटते ही झगड़ा शुरू हो गया, उपद्रव शुरू हो गया और लोग उसको दोष देने लगे मालिक को कि ये नाइंसाफी है, ये बेईमानी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो अभी अभी आया आप उसको भी उतना ही पैसा दे रहे हैं, जो सुबह 6 बजे आया था उसको भी उतना ही पैसा दे रहे हैं। तो जीसस कहते हैं कि वो मालिक पूछता है कि तुमको जितना दिया गया है, तुमको जितना आम तौर से मिलता है, ये उससे कितने गुना ज़्यादा है। तो लोगों ने कहा तो 10 गुना ज़्यादा है। तो जीसस कहते हैं, मालिक कहता है फिर मेरी मर्जी, तुमको मैंने तुम्हारे पारिश्रमिक से 10 गुना ज़्यादा दिया है और मैं 6 बजे आने वाले को दूं
और आधे घंटे पहले आने वाले को नहीं, इससे तुम्हें क्या परेशानी? तुम्हें परेशानी तब होनी चाहिए जब तुमको कम मिले, तुम्हारे मेहनत से तुमको कम मिले। ये स्टोरी उनकी बड़ी ही गुत्थी वाली स्टोरी भी लोगों के लिए रही और इसको लोग बड़ी उलझन से पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस भी इसमें उलझ जाते हैं, वो नहीं समझा पाते कि क्या चक्कर है, तो वो इसको ईश्वर के प्रेम या उसकी करुणा से जोड़ते हैं। लेकिन ये भारतीय प्रभाव जीसस के ऊपर जो था, जो यहाँ से वो सीख कर गए थे, उसका डिपिक्शन था। वो ये कहना चाह रहे थे कि जीवन रिस्पॉन्स करता है, तुमको देता है, वो डेड नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से नहीं देता और उसकी कोई गणित नहीं है, उसका कोई सीधा नियम नहीं है, वो अनिश्चित है। तुम जो सोचोगे उससे वो आगे जा सकता है। अब ये बात उन धर्मों को या उन संप्रदायों को विचलित करने वाली हो सकती है जो बिल्कुल गणित बिठा लेना चाहते हैं। अगर तुमने ये किया तो तुमको इटर्नल हेल में डाल देंगे, तुमने ये किया तो तुमको नरक में डाल देंगे, तुमने ये किया तो तुमको ये सजा मिलेगी, हर तरह की बड़ी परेशानी है। फिर तो सब नियम टूट गया, लोग कहेंगे फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अब कोई आया तो 20 साल से ध्यान कर रहा था और कोई आया अभी आपके यहाँ जुम्मा 3 दिन ध्यान किया, 3 दिन वाला इनलाइटेंड हो गया और 20 साल वाला बेचारा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। बुद्धा के स्टोरीज में ऐसी 50 स्टोरीज हैं जब बुद्धा डिक्लेयर करते हैं कि आज ये अरहत्व को उपलब्ध हो गया। शिष्य में बेचैनी हो जाती थी, ऐसे कैसे हो गया? अभी तो 3 दिन पहले आया था, अरहत्व को उपलब्ध। अरहत मतलब अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, द एनलाइटनमेंट। और वो लोग तो 10 साल से कर रहे हैं साधना, 20 साल से कह रहे हैं। तो बुद्धा कहते थे कि जो एंड रिजल्ट है वो गणित पर नहीं खड़ा होता, चेतना के नियम बिल्कुल अलग हैं, उनको पहचानना तुम्हारे लिए मुश्किल है। चेतना के नियम अपने ढंग से काम करते हैं, इसलिए तुम उनको जान नहीं सकते, तो इसलिए उनको तुम अकारण मान लो। नियम है, देयर इज ए कॉस्मिक लॉ, बट यू कांट नो इट। तुम जान नहीं सकते उसे, तो जाने दो उसको। फिर जो आम बीमारी धर्मों ने पैदा की, धर्म गुरुओं ने, अब बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है और सिंह साहब ने पूछा तो ये सब टीचिंग का परिप्रेक्ष्य वही आ गया। बुद्ध ने एक बहुत आधारभूत सिद्धांत दिया अपनी टीचिंग का, अनित्यता का सिद्धांत। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है, अनित्य है, सब जा रहा है, सब बह रहा है। तो नित्यता की तलाश मत करो, यानी स्थायित्व की तलाश मत करो। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि बुद्धा स्पिरिचुअल आइंस्टाइन है, वो फिलॉसफी नहीं बोल रहे, वो साइंस बोल रहे हैं। हमारा शरीर बह रहा है, रोज हमारी सेल्स उड़ती चली जा रही हैं और विज्ञान भी कहता है कि 7 साल में हमारे शरीर की एक सेल नई हो जाती है, यानी कि 7 साल में आपके अंदर एक भी पुरानी सेल नहीं है, बट यू कैरी द सेम मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से आप स्टक हैं, मेमोरी से आप अटके हुए हैं। अब विज्ञान के लिए भी, चिकित्सकों के लिए एक गुत्थी ये उलझी हुई है, जब से उनको ये बात पता चल गई कि जब 7 साल में शरीर की एक कोशिका नई हो जाती है, तो 7 साल पहले की बीमारियां क्यों नहीं खत्म होती? बीमारियां तो वही की वही चली आती, क्योंकि सेलुलर मेमोरी ट्रांसफर होती रहती है। अगर हम अपने माइंड को डिटैच कर सके अपनी स्मृतियों से, तो हो सकता है 7 साल के बाद हम बिल्कुल नए व्यक्ति, बिल्कुल कंप्लीटली नए, जिसका पुरानी चीजों से कोई रिश्ता, जेनेटिक आर्डर बदल जाए, डीएनए स्ट्रक्चर बदल जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल उस साइंस के लिहाज से। फिर रहा संबंध, दूसरा सबसे जीवन का महत्वपूर्ण तल है रिलेशनशिप। शरीर के बाद शरीर है तो हम संबंधित होते हैं,
संबंधों की सबसे बड़ी समस्या स्थायित्व की तलाश, सर्च फॉर परमानेंट थिंग्स, परमानेंट रिलेशनशिप्स। विवाह उसी में एक ईजाद है संबंधों को परमानेंट बनाने की, और उससे ज्यादा उपद्रव किसी संबंध ने आज तक पैदा नहीं किया। जो कर चुके हैं वो जानते हैं, जो करने वाले हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। आजकल की जनरेशन तो विवाह से पहले ही वो वाला 80% उपद्रव झेल लेती है जो लोग विवाह के बाद झेलते थे। तो इन ए वे दे आर फॉर्चुनेट, उनको टेस्ट मिल गया है। अब ये उनकी विजडम पर है, आगे उनको करना क्या है, उनको क्या तय करना है। संबंध अलाइव हो सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं हो सकते। अलाइव और परमानेंट में अंतर है। फिर एक वर्ड और है भारत में, हिंदी में उसको कहते हैं शाश्वत, चिरंतन, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इटर्नल। और इटर्नल परमानेंट नहीं है। अगर मैं कहूं कि रिलेशंस इटर्नल हो सकते हैं, शाश्वत हो सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं हो सकते, तो एक अलग बात है। क्योंकि जो शाश्वतता है, चिरंतनता है, इटर्नल वे है, वो अलाइव है, जैसे नदी बहती है। हेराक्लाइटस बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनका कहना था कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन अ रिवर, तुम एक नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि पानी बह रहा है, नया हो रहा है। संबंध उस नदी की तरह बहते हुए हैं, वो हमेशा नए होंगे, पहले के जैसे नहीं होंगे। नए होंगे, अलाइव होंगे, कुछ उसमें नया नया उगेगा। जैसे एक पेड़ को हम देखते हैं, वो हमको स्थायी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो स्थायी कहाँ है। हर पतझड़ में उसके कितने पत्ते गए, नए आए। जो फूल आज दिखता है वो कल वाला नहीं है, वो नया है। लेकिन संबंधों में हम कहते हैं कि हमको वही वाला पत्ता चाहिए जो 20 साल पहले था। 20 साल पहले जो तुम स्टूपिड टॉक करते थे, वही वाली आज भी करो। और इंसान पहचाना नहीं जाता। अगर समझदारी की बात भी करने लगे तो मुश्किल होती लोगों को। संबंधों में अक्सर लोग डिजायर करते हैं कि अरे कुछ लोग इवॉल्व हों, समझदार हों, और मैंने देखा है जिस संबंध में लोग समझदार हो जाते हैं वो मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि लोग उस गैर समझदार व्यक्ति से तो परिचित हैं, इस समझदार वाले से परिचित नहीं है, तो उनको लगता है ये कुछ बदल गया है। लवर्स अक्सर एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को ये उलाहना देते हैं, और इस पर महाभारत भी करते हैं घर में कि अब तुम वो नहीं रहे, अब वो बात नहीं है, सब बदल गया है। तो सब तो बदल गया है। बदलना नियति है, ये बहाव है, बदलाव है। बदलाव के दो तरीके हैं, या तो खराब की तरफ या अच्छे की तरफ। स्थिर नहीं होगा कुछ भी। तो परमानेंट किसी भी चीज की तलाश ही एक इल्यूजन है। तो बुद्ध ने कहा अनित्य है, शरीर मन और शरीर मन की सारी स्थितियां अनित्य हैं, उसमें नित्यता की तलाश ही भ्रम है। और हमारा सो कॉल्ड रिलीजन हमको परमानेंट चीजों की प्रॉमिसेस करता है, वो सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए इसको जान लेना बड़ी फ्रीडम है, मुक्ति है। आप आराम से शांति से बैठ सकते हैं। जो सुबह थी वो जा चुकी, शाम को कुछ नया है, कुछ नया होगा। क्या फर्क पड़ता है? जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ह्यूमन के पास चैलेंज बड़ा है। फिश और रैट, चूहा और मछली की जो जिंदगी है, चूंकि उनका मेंटल माइंड स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर अलग नियम लागू होते हैं। इंसान के पास जो मन का यंत्र है, उसकी असीमित संभावनाएं हैं, उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। तो उस यंत्र पर वो बहुत काम करके बहुत सारी चीजें कर सकता है। अभी बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक इंटरव्यू में बोला कि जैसे इस समय धरती पर इंसान चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली सदी तक वो अपने आप को खत्म कर लेगा, और फिर रहने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट की तलाश करनी पड़ेगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बात उसकी हॉकिंग की सोचने वाली है कि चुनौती है कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है कि वो अपने को ख़त्म कर ले। जैसा आपने उदाहरण दिया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स
जिन्होंने अपनी वृत्तियों के हिसाब से अपने को ख़त्म कर लिया, वो उनकी अलग प्रवृत्तियां थीं। लेकिन इंसान तो हर प्रवृत्ति को चाहे तो ठीक कर सकता है, चाहे तो खराब कर सकता है। यहीं पर आध्यात्मिक चुनौती है। आध्यात्मिक चुनौती किसी और बात में नहीं है, वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे है कि हम चाहें तो अभी इस सारी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और चाहें तो हम इसी चीज़ को बहुत बदसूरत बना सकते हैं। चाहें तो हम अपने आप को अभी का अभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको अच्छा बना सकते हैं। यहीं पर जितनी भी प्रेम, शांति, करुणा की बातें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अभी हम जो तलाश कर रहे हैं वो बड़ी वायलेंट है, बड़ी हिंसक है। संबंधों की ही बात अगर मैं फिर उठाऊं तो संबंध ही वो पोर्टल है, पोर्टल मतलब वो रास्ता, वो डोर है जहां पर काम करके व्यक्ति नई पॉसिबिलिटीज को ओपन कर सकता है। अभी के संबंध हमारे कंफर्ट, कन्वीनियंस और म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारी सुविधा, सहूलियत और पारस्परिक शोषण। पारस्परिक इसलिए क्योंकि पारस्परिक है, म्यूचुअल है, दोनों बेनिफिटेड हैं संबंध में। अगर संबंध का वेब है तो वो एक दूसरे से बेनिफिटेड है। चूंकि इन इंग्रेडिएंट्स पर संबंध खड़े हैं तो हम संबंधों में आक्रामक हैं। हम आक्रामक हैं कि हमको दूसरे से चीज निकालनी है। अब कितनी हास्यास्पद बात है कि दूसरों को, जो लोग हैं उनको दूसरों से खुशी निकालनी है, दूसरों से शांति निकालनी है, उनको दूसरों से सब कुछ चाहिए, जबकि दूसरा किसी को कुछ नहीं देता। जैसा आपने कहा कि रमन महर्षि को अगर बोध उपलब्ध हुआ तो उन्होंने कहीं जाके हाथ नहीं जोड़ा। हाथ जोड़ने से किसी को बोध कहीं मिलता नहीं, कहीं मांगने से मिलता नहीं। तो कहीं मांगने से बोध तो बहुत दूर की बात है, कहीं मांगने से तो आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, कहीं मांगने से तो आपको थोड़ा चैन भी नहीं मिलता। मांग लो, कितना भी मांगना है। आपका बहुत प्रियजन है, बहुत लव्ड वन है, देखो मांगकर, अगर वो दे पाए एक तिनका भी, वो तो आपको अपने अंदर ही तलाशनी है, वो तो आपको खुद ही पैदा करनी है। और एक इंसान उसको पैदा करे तो उसका इन्फेक्शन फिर चारों तरफ जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा फर्क जैसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो सुन करके इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या तुम क्या नहीं। आप ही से शायद सुना था, गलत हो तो बताते कि ऐसा नहीं था, कि भगवान बुद्ध के बाद करीब 200-400 साल का पीरियड था जबकि बुद्ध खत्म कोई जानता भी नहीं, फिर उसको जो है रिवाइव किया गया, फिर आया। तो क्या है ऐसा जो कि 200 एक हफ्ता 10 दिन की बात है, 200-300 साल तक जो गायब हो गया, फिर वो आया और ऐसे फॉर्म में आया कि सिर्फ उसी देश में जहाँ पैदा हुआ था वहाँ नहीं, और जगह क्या डिफरेंट फॉर्म कितने बुद्ध से मिली हैं। अगर आज एक शायद अगर रिलीजन जो कि सच्ची वाइटल है और बहुत से फैला हुआ है, तो शायद बुद्धिज्म भी इतना क्रिश्चियनिटी इतना है कि नहीं। तो कोई चीज है जीवन धारा में जो कि आदमी को पकड़ नहीं सकती, कूद के जो है दूसरी धारा में जाता है, वो अपने रियल नेचर की तरफ जाता है। जो उसका ट्रू नेचर है वो उसकी तरफ जाना ही चाहता है, और कोई भी स्यूडो चीज़ उसको पकड़ नहीं सकती, कोई भी जो छद्म चीज़ है उसको पकड़ नहीं सकती। यही नियम है, और कोई इज्म की बात नहीं है। हम लोग बुद्धा की इतनी बात करते हैं, कोइंसिडेंस है, और दैट इज़ लिविंग इन साइंस, आर्ट, कल्चर, हर जगह। बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म या बुद्धा की टीचिंग हो जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार ये होता है वो टीचिंग्स वहीं आती हैं जहाँ पर इज्म खत्म हो चुका होता है। इज्म वाले लोग तो टीचिंग्स को मार डालते हैं, तो वो फ्लावरिंग है। इन बातों में लोग कई बार अटक जाते हैं कि रिवाइवल ऑफ टीचिंग कहीं भी हो सकता है, वो पार्ट ऑफ अवेकनिंग है।
तो वो आएगा व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति क्या है, सही और ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ सुनने के लिए प्यासा है, वो उसके अंदर बहुत तड़प है। वो आज का जो माइंड है बहुत फॉर्चुनेट स्थिति में, वो कंसोलेशन नहीं चाहता, वो एंटरटेनमेंट भी नहीं चाहता, जबकि आज तक रिलीजन ने कंसोलेशन और एंटरटेनमेंट ही किया है। आज का जो माइंड है वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, तो वो सुनने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। जहाँ कहीं से भी वो बात आती है वो उसको प्रभावित करती है। वो आ रही है, अलग अलग डायमेंशन से आ रही है। जो महाराज जी कि वो क्या है जिसने कि वो जो बिखर चुका था उसको फिर से खड़ा कर दिया, मतलब 300 साल जो वो केवल अवेकनिंग है। देखिए, वो पार्ट ऑफ अवेकनिंग है। और पिछली बार भी एक प्रश्न में ये शिवा और बुद्धा का कन्फ्यूजन लोगों को थोड़ा पकड़ गया था, फिर मैं उसको क्लियर करूँगा कि बुद्धा बहुत ही साइंटिस्ट व्यक्ति थे। उन्होंने अवेकनिंग के बाद जानबूझकर कहा, रिस्क था इस बात का, क्योंकि कई बार जो लोग कमज़ोर होते हैं वो रिस्क भी नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है इससे तो लोग हमको बुरा कहेंगे। लेकिन जो मास्टर्स होते हैं वो इतने कंपैशनेट होते हैं, बुरा कहने की भी परवाह नहीं करते, तुमको जो कहना है कहो, लेकिन जो सही है वो बात तो हम कहेंगे। हम इस डर से नहीं कहेंगे कि तुम मुझे क्रिटिसाइज करोगे, तुम मुझे ब्लेम करोगे। तो बुद्धा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि अब बोध घट गया है। बड़े ही ब्यूटीफुल वर्ड्स, बड़े कमाल के शब्द उन्होंने चुने। बोध यानी कि जो एक खिलावट होती है, फ्लावरिंग। उन्होंने कहा कि इस शरीर मन के यंत्र में बोध घट गया है, इस बॉडी माइंड में, और आज से इसे बुद्ध कहकर जाना जाएगा। जिसे बोध घटा वो बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ नहीं। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध नहीं है। इतना क्लियर स्टेटमेंट। अब रिस्क ये है, रिस्क इसका ये था कि कोई कहता है कि वाह साहब, आप तो अपने को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं कि बुद्ध आपको कहा जाएगा। अरे भाई, क्यों कुछ कहा जाए? आप केवल सिद्धार्थ क्यों नहीं रह सकते हैं? आप सिद्धार्थ रह लीजिए, नाम बदलेंगे, फिर आपका नाम आगे चले। आप चाहते क्या हैं? आप कल्ट बनाना चाहते हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट कल्टलेस पर्सन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। बुद्धिज्म तो एक डर्टी चीज है जिसने कल्ट क्रिएट किया है। बुद्धिज्म इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज डर्टी थिंग। क्योंकि बुद्धा के पीछे कोई इज्म आए वो तो उनके ऊपर कलंक है। वो व्यक्ति जो कल्टलेस है उसके पीछे कोई इज्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक ऐसा वर्ड दिया, बुद्ध। फिर उन्होंने ये भी कहा, वो सोचने की बात है, वो फिर करुणा। उन्होंने कहा कि जो भी बोध को उपलब्ध होगा वो बुद्ध होगा। और उस परंपरा में जितने मास्टर हुए उन सबको बुद्ध ही कहा गया। तो जब बुद्ध शब्द लिया जाता है तो इसका मतलब गौतम सिद्धार्थ से होता ही नहीं। इसमें तो वो सारे अवेकंड लोग शामिल हो जाते हैं, जो जागे हैं, जो उस अवस्था पे पहुंचे हैं, सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और मिस्ट्री ये है, बिल्कुल साइंस की तरह से या आजकल के www की तरह से, वर्ल्ड वाइड वेब की तरह से, वो सब इंटरकनेक्टेड है। दे आर सिमिलर। अगर आप एक को पकड़ते हैं कहीं से तो आपको सबका दर्शन हो जाएगा, सबका टेस्ट आ जाएगा। कहीं से भी वो सब इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से वो एक ही है। तो भारत में एक सबसे अच्छा शब्द बुद्ध ने दिया, बुद्ध, द अवेकन्ड वन। इट इज नॉट गौतम सिद्धार्थ। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि सब एक है। मेरा आना, मेरा जागना, मेरा जाना, सब एक है। और इसलिए उसमें भेद मत करना, और सबके साथ घटना वैसे ही घटेगी, वो कोई यूनिक नहीं है। मास्टर की लाइफ में ऐसी इवेंट नहीं मिलेगी कि जहाँ उसका पैदा होना, ज्ञान का मिलना और उसका शरीर छूटना एक साथ हुआ। और फुल मून का अपना इम्पैक्ट है। फुल मून की दो विशेषताएं हैं, एक तो पूर्णता का सिंबल है और दूसरा नथिंगनेस का भी सिंबल है। फुल मून जीरो है, वो नथिंगनेस भी है और पूर्णता भी है। तो वो उनकी लाइफ है, और वो लाइफ हर मास्टर की लाइफ है, हर जागने वाले की लाइफ है।
फिर मून के पीछे एक चीज और छुपी है कि मून की अपनी एक जर्नी है, धीरे धीरे मून फुल मून पे कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हर इंसान जो सीकर है, जो अपनी यात्रा में जा रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस ऐसे ही अंधेरे से, अमावस से निकलकर फुल मून पे जाती है और फुल मून पे जाकर वो डिजॉल्व हो जाती है। सबकी जर्नी वही है, इट इज़ नॉट स्पेशल फॉर हिम। तो पहली बार इतिहास में कोई व्यक्ति था जिसने कहा साधारण, ऑर्डिनरी ही सबसे स्पेशल है, ऑर्डिनरी होना, क्योंकि ये सब ऑर्डिनरी घटनाएं हैं। तो उससे एक सिंबल मिलता है, वो एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है। इसी तरह से दूसरा सिंबल था जिसकी मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, कुछ कन्फ्यूजन भी हुआ उस पर। मैंने कहा दूसरा, इसके पहले भारत ने इजाद किया था वर्ड शिव। शिव का मीनिंग होता है सीधा कल्याणकारी, उसका मीनिंग होता है लिटरल वर्बल मीनिंग एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, वाइड, शून्यता। अब कुछ लोगों ने उसको ऐसा क्रिएट कर लिया जैसे शिव कोई एंटिटी थे। बुद्धा तो फिर भी हिस्टोरिकल फिगर थे, हिस्टोरिकल फिगर के बावजूद भी उन्होंने अपने को डिटैच कर दिया, यानी सिद्धार्थ को उन्होंने फिर भी बुद्ध से डिटैच कर दिया, उसको फिनोमेना की तरह बताया। शिव एक क्रिएशन था मास्टर्स का, जिन्होंने कहा कि, और वो इतने रिलक्टेंट मास्टर्स थे कि उनको लगा बात तो कहनी है तो एक सिंबल क्रिएट किया जाए। तो वो सिंबल क्रिएट हुआ। वो सिंबल बड़ा मिस्टिकल है, जितने भी सिंबल हैं उनके, तीसरी आंख, त्रिशूल, सबसे लेकर उनका कलर और उनकी सारी स्टोरी पूरी सिंबल है। और फिर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भारत में किया कि जितने भी मास्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें खोजी, उनको शिव के नाम से दे दिया, शिव सूत्र, विज्ञान भैरवतंत्र। 112 विधियां वो एक दिन में नहीं किसी ने बोल दी थी। स्टोरी तो यही कहेगी कि पार्वती जी ने पूछा जीवन का सार क्या है और शिव ने बोल डाला। 112 विधियां रट के बैठे हुए थे, जैसे कि 112 उस तरह से बोलेगा तो तोता हो जाएंगे वो, बट ही वॉज नॉट तोता, ए लाइव पर्सन। तो 112 विधियां हजारों साल में मास्टर्स ने खोजी, क्योंकि दे आर वेरी इंट्रिकेट, वेरी डीप मेथड्स। तो किसी ने खोजा उसको, फिर उसने, अब एक तरीका था उसको अपने नाम से पेटेंट करा लेता, वो कहता कि ये विधि तो फला की है, जैसा कि आजकल चलता है, लोग कॉपीराइट पेटेंट में लड़ाई लड़ते हैं। ज़्यादातर गुरुओं के लड़ाई झगड़े पेटेंट, कॉपीराइट और उनके सारे उसी इशू पे हैं। तो भारत ने कहा कि कोई नहीं, एक नाम हम तय कर लेते हैं, सब उसी के नाम से दे देते हैं। तो उन्होंने हटा लिया, तो वो आ गया लिटरेचर। उपनिषदों में देखिए किसी का नाम नहीं, एक आध जगह कुछ छोड़ दें लिटरेचर में, किसने कहा इतने ब्यूटीफुल, इतनी डीप थिंग्स किसी को नहीं पता, लेकिन कहा भारत का प्रयोग था। तो उसमें क्रिएट हुआ शिव। लेकिन कुछ लोगों को ये इल्यूजन पकड़ जाता है कि शिव कोई एंटिटी है, शिव कहीं आएंगे, शिव कहीं बैठे होंगे, शिव की कोई मूर्ति होगी। तो जो लोग भी शिव की मूर्ति क्रिएट करेंगे या करेंगे, वो शिव के साथ या उस कॉन्सेप्ट के साथ अत्याचार करेंगे। और मैंने स्टूपिड वर्ड पिछली बार भी यूज किया था और आज भी करूँगा कि वो लोग स्टूपिड एक्ट करेंगे, क्योंकि बुद्धा ने भी बहुत क्लियरली एक बात बोली थी कि मेरी मूर्ति मत बनाना, और 450 साल तक उनकी मूर्ति नहीं बनी। फिर ये जो इज्म वाले लोग हैं, इन्होंने बना डाली, उनको चैन नहीं आया, बना दी मूर्तियां इतनी। उन्होंने मना किया था कि मूर्ति मत बनाना, कारण था, वजह थी। तो सिंबल को सिंबल की तरह लेना चाहिए हमको, उसमें यह नहीं अटकना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये दोनों वर्ड, दोनों सिंबल बहुत ही ब्यूटीफुल हैं बेसिकली। ये है कुल मिलाकर मतलब।